होम्योपैथी की दुनिया में दवाएं सिर्फ केमिकल्स नहीं होती, बल्कि उनके अपने किरदार होते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक दवा ब्रोमियम की अनोखी पहचान को समझने की कोशिश करेंगे, जो पुराने क्लासिक टेक्स्ट पर आधारित है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये ब्रोमियम किसके लिए है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही खास तरह के इंसान की तस्वीर बनाकर शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके खास व्यक्तित्व की। और यहाँ बात सिर्फ बीमारी के लक्षणों की नहीं हो रही, बल्कि एक खास शारीरिक बनावट की हो रही है, जो काफी हैरान करने वाली है। हल्की नीली आंखें, सुनहरे बाल, नाजुक त्वचा। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी कहानी के किरदार की बात हो रही है ना? पर होम्योपैथी में इस शारीरिक बनावट को दवा की पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी डिटेल नहीं है, बल्कि ये तो समझिए कि पूरी प्रोफाइल की बुनियाद है। अच्छा, शारीरिक बनावट के बाद अब आते हैं कुछ खास शारीरिक लक्षणों पर। ये वो संकेत हैं जो ब्रोमियम की प्रोफाइल को और भी ज्यादा यादगार और अलग बनाते हैं, खासकर जब बात ग्रंथियों और हमारे महसूस करने के तरीके की आती है। जरा सोचिए, ग्रंथियों में पत्थर जैसी कठोर सूजन। टेक्स्ट में बिल्कुल इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यह खासतौर पर गले और जबड़े के आसपास की ग्रंथियों जैसे थायराइड और पैरोटिड पर इसके असर को दिखाता है। लेकिन ग्रंथियों की सूजन से भी ज्यादा अनोखी बात है वो एहसास जो ये पैदा करती है, और यहीं पर इसका विवरण वाकई बहुत अजीब और दिलचस्प हो जाता है। और वो एहसास है चेहरे पर मकड़ी के जाले का एहसास। सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना? ये कोई आम लक्षण तो बिल्कुल नहीं है। और यही बात हमें दिखाती है कि ये दवा प्रोफाइल कितनी ज्यादा व्यक्तिगत और किसी के निजी अनुभव पर ध्यान देती है। ये सिर्फ चेहरे पर खुजली नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही खास एहसास है। अजीब एहसासों का ये जो सिलसिला है, वो सिर्फ चेहरे तक ही नहीं रुकता, बल्कि ब्रोमियम के सबसे अहम इलाके यानी हमारे श्वसन तंत्र तक पहुंचता है। कल्पना कीजिए जैसे एक स्पंज के जरिए सांस ले रहे हों। ये भाषा कितनी सटीक और पावरफुल है। इसका मकसद सिर्फ ये कहना नहीं है कि सांस लेने में दिक्कत है, बल्कि उस दिक्कत के बहुत ही खास अनुभव को शब्दों में पकड़ना है। सांस से जुड़े ये अनोखे लक्षण ही ब्रोमियम को कुछ गंभीर बीमारियों के लिए एक विशेषज्ञ बनाते हैं, जैसा कि पुराने टेक्स्ट में बताया गया है। मिसाल के तौर पे डिप्थीरिया को लेते हैं। ब्रोमियम के मामले में बीमारी का एक खास तरीके से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बीमारी के नाम पर काम नहीं करती, बल्कि उसके फैलने के तरीके पर निर्भर करती है। और ये रास्ता बिल्कुल साफ है। देखिए, बीमारी नीचे से शुरू होती है, श्वासनली से, और फिर ऊपर गले की तरफ फैलती है। इतना ही नहीं, सीने का दर्द भी इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। यही दिशा, यही डायरेक्शन ब्रोमियम का सबसे बड़ा संकेत है। एक और गंभीर हालत है क्रूप। यहाँ भी टेक्स्ट बहुत बारीक सा फर्क बताता है। एक ऐसी खड़खड़ाहट वाली खांसी जो सुनने में तो लगती है कि बलगम से भरी है, पर असल में कुछ निकलता नहीं है। यही विरोधाभास इसकी पहचान है। और ये शायद सबसे अनोखा उदाहरण है। एक ऐसा अस्थमा जो नाविकों को तब होता है जब वे किनारे पर होते हैं। इससे पता चलता है कि होम्योपैथिक प्रोफाइल में सिर्फ लक्षण ही नहीं, बल्कि किसी इंसान के हालात और उसका माहौल भी कितना ज्यादा मायने रखता है। आखिर में, किसी भी किरदार को पूरी तरह से समझने के लिए उसके रिश्तों को भी देखना जरूरी होता है। स्रोत सामग्री ब्रोमियम की तुलना दूसरी दवाओं से करके उसकी एक खास जगह को तय करती है। इसका सबसे बड़ा और अहम रिश्ता है आयोडीन से। टेक्स्ट ये बताता है कि ब्रोमियम अक्सर तब सीन में आता है जब आयोडीन, जो ऐसी ही बीमारियों के लिए एक ज्यादा आम दवा है, अपना काम करने में नाकामयाब हो जाती है। तो ये तुलना ब्रोमियम की खास जगह को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब ये पहली पसंद नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल खिलाड़ी है, जिसे तब मैदान में उतारा जाता है जब आयोडीन जैसा मुख्य उपाय पहले ही आजमाया जा चुका हो। और एक माने हुए होम्योपैथ हेरिंग की ये बात कहानी को वापस उसी शारीरिक व्यक्तित्व वाले आइडिया पर ले आती है। ये दवा के चुनाव को सीधे सीधे आंखों के रंग से जोड़ देती है, एक नीली आंखों के लिए तो दूसरी काली आंखों के लिए। है ना ये एक यादगार और चौंकाने वाला फर्क? तो इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो हमारे पास एक पूरा का पूरा कैरेक्टर प्रोफाइल है।
हमने इसकी खास शारीरिक बनावट देखी, मकड़ी के जाले जैसे अनोखे एहसास को समझा, सांस की बीमारियों में इसकी महारत को जाना और आयोडीन के साथ इसके खास रिश्ते को भी देखा। ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। दवाओं के इतनी डिटेल्ड और लगभग किसी कविता जैसे चित्रण आखिर बनाए कैसे जाते हैं? ये एक ऐसी व्यवस्था की तरफ इशारा करता है जो सिर्फ तथ्यों पर नहीं बल्कि शायद अनुभवों और निजी कहानियों पर बनी है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान को कैसे सहेजा और आगे बढ़ाया जाता है।